हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडवांस्ड एस्ट्रोलॉजी बाय एमवी। और जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में चेक करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट, सिक्स्थ, एट्थ एंड 11th हाउस टू स्ले योर एनिमीज। अगर आपको डेली लाइफ में या वर्क प्लेस पे या फिर आपके बिजनेस में, ऑफिस में किसी भी तरीके से, या फिर लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई भी किसी भी तरीके से अगर इंसान आपको परेशान कर रहा है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में दुश्मन बोल देते हैं, तो अगर आपके दुश्मन ज़्यादा बनते हैं या फिर आपको कोई भी सिंगल पर्सन परेशान ज़्यादा कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने दुश्मनों से कैसे निपट सकते हैं और हमारी लाइफ में दुश्मन आएंगे तो कैसे आएंगे, स्ट्रॉन्ग दुश्मन आएंगे या वीक दुश्मन आएंगे। ठीक है, साथ के साथ हम जो एडोल्फ हिटलर हैं उनका चार्ट भी एनालाइज करेंगे कि उनकी कुंडली में ऐसा क्या योग था कि उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने लगभग 60 लाख लोगों को मौत के घाट उतारा, ज्यूज को, यहूदी धर्म जिसको बोलते हैं, यहूदियों को लगभग 60 लाख लोगों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। और आखिर में फिर खुद इन्होंने सुसाइड कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, तो वो पूरी स्टोरी भी हम थोड़ा सा जानेंगे, ब्रीफ में ही मैं एक्सप्लेन करूँगा, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे थंबनेल में भी लिखा हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट, सिक्स्थ, एट्थ एंड 11th हाउस। मैंने ये 4 हाउस ही क्यों लिए हैं, ठीक है, इनका क्या लॉजिक है, तो ये हम अभी डिटेल में आपको बताएंगे। तो देखिए, फर्स्ट हाउस आपका सेल्फ का होता है, ऑब्वियसली आपके, जिसको हम लगन भी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस जितना भी मजबूत होगा, आप अपने शत्रुओं पर काबू पाने में उतने सक्षम होंगे। अगर आपका लगन या लग्नेश पीड़ित है तो आपके दुश्मन आपको परेशान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी का लगन में ही कोई नीच का प्लेनेट बैठा है, ठीक है, तो उसके जो दुश्मन होंगे वो उसको मेंटली परेशान रखेंगे, उसके खिलाफ काइंड ऑफ षड्यंत्र रचकर या फिर फिजिकली हार्म करके किसी भी तरीके से उसके जो दुश्मन बनेंगे उसको हार्म करेंगे। अगर आपका लगन में कोई नीच का प्लेनेट है या फिर आपका लग्नेश नीच का होकर कहीं पर बैठा है तो, और नीच बंगराज योग नहीं बन रहा है तो, ठीक है, अगर नीच बंगराज योग बन जाता है तो फिर वो उसके फायदे के लिए भी चीज़ें हो जाती है। ठीक है, क्यों? और लगन की एक इम्पोर्टेंस और किस लिए है, क्योंकि ये 6th से अष्टम पड़ता है, छठे घर से 8वां पड़ता है, 8वां घर पीड़ा का होता है। ठीक है, तो आपको शत्रु को पीड़ा होगी या आपका शत्रु आपको पीड़ा देगा, वो हम लगन से देखेंगे, क्योंकि 6th हाउस हमारे शत्रुओं का, एनिमीज का होता है ना। हमारे जो एनिमीज देखते हैं, हमारे शत्रु देखते हैं, वो 6th हाउस से देखेंगे। ठीक है, तो अगर हमारा लगन या लग्नेश मजबूत है तो हम अपने शत्रुओं को पीड़ा देंगे, और अगर हमारा लगन या लग्नेश कमजोर अवस्था में है तो हमारे शत्रु हमें पीड़ा देंगे। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको जो है चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये थी इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट हाउस। अभी देख लेते हैं 6th हाउस की इम्पोर्टेंस। ठीक है, 6th हाउस आपके शत्रुओं का होता है। ठीक है, अगर 6th हाउस में मंगल, राहु, शनि, केतु इस टाइप के मेलेफिक्स अगर बैठे हैं तो नो डाउट आपकी लाइफ में जो एनिमीज हैं वो आएंगे। ठीक है, और आपको परेशान भी करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मेलेफिक बैठे हैं तो आप उनके ऊपर काबू बड़े अच्छे से पाओगे। स्पेशली यहाँ पे अगर मंगल, राहु और सूर्य, इन 3 में से कोई एक या इनका कॉम्बिनेशन या ये एज ए स्वामी यहाँ पर बैठे हैं तो आप बहुत अच्छे से इनके ऊपर काबू पालोगे। ठीक है, अगर 6th हाउस में कमज़ोर ग्रह बैठे हैं, सूर्य, मंगल, राहु को छोड़कर, ठीक है, शनि भी मिला जुला रिजल्ट देता है। शनि 6th हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं होता। मैं केवल और केवल एनिमीज के नज़रिए से ये बात बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी रिस्पेक्टिव में बात नहीं कर रहा, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। आज की वीडियो में मैं अगर कहीं पर भी अच्छा या बुरा बोल रहा हूँ कि ये प्लेनेट यहाँ पे अच्छा है, ये प्लेनेट यहाँ पे बुरा है, तो वो मैं शत्रुओं के नज़रिए से बोल रहा हूँ कि शत्रुओं के लिए अच्छा है या बुरा है। कोई भी प्लेनेट
किसी चीज़ के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरी चीज़ के लिए बहुत ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो 6th हाउस में अगर सॉफ्ट प्लेनेट बैठे हैं, जैसे चंद्रमा है, शुक्र है, बुध है, ठीक है, अगर ये सब बैठे हैं, जुपिटर भी अगर बैठे हैं, तो आपके एनिमीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, नो डाउट, ठीक है। और उनके ऊपर आप काबू पाओगे या नहीं पाओगे, वो आपका 1st हाउस, 8th हाउस और 11th हाउस बताएगा, ठीक है। 8th और 11th की क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम जल्दी से एक बार जांच लेते हैं। देखिए, जो 8th हाउस है, 8th हाउस में आपके जितने कमजोर प्लेनेट बैठे होंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए शत्रुओं के रिगार्डिंग, ठीक है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। 6th हाउस से 3rd पड़ता है आपका 8th हाउस, 6th हाउस से 6th हाउस से 3rd पड़ता है आपका 8th हाउस, यानी 8th हाउस हमें ये दिखाता है कि आपके शत्रु में कितना पराक्रम होगा, आपका शत्रु कितना पराक्रमी होगा, कितना साहसी होगा, कितना मजबूत होगा, ठीक है। क्योंकि 6th और जो 3rd हाउस है हमारे साहस का होता है, इसलिए 8th हाउस जितना कमज़ोर होगा आपके एनिमी का साहस भी उतना ही कमज़ोर होगा। 8th हाउस में अगर कोई भी कमज़ोर प्लेनेट बैठा है, नीच का होकर बैठा है, या फिर मान लिए चंद्रमा, शुक्र और बुध और गुरु जैसे प्लेनेट बैठे हैं, तो आपके शत्रुओं के लिए वो अच्छा नहीं है, ठीक है, यानी आपके लिए अच्छा है, ठीक है ना। 8th हाउस में कोई भी नीच का प्लेनेट बैठा है तो आपके शत्रुओं को वो कमजोर कर देता है, ठीक है। हो सकता है 8th हाउस में जो नीच का प्लेनेट है आपके लिए किसी और रिस्पेक्ट में खराब हो, ठीक है, आपकी हेल्थ कमज़ोर हो सकती है, आपके एक्सीडेंट ज़्यादा हो सकते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा, उस चीज़ के लिए वो चीज़ नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन शत्रुओं के नज़रिए से अगर हम देखें तो 8th हाउस में जितने भी कमज़ोर प्लेनेट बैठेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। और 11th हाउस इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 1st एंड 11th सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो 11th हाउस है वो आपके 6th से 6th पड़ता है, पहली बात 6th से 6th यानी शत्रुओं का शत्रु, तो शत्रु का शत्रु कौन होगा, मित्र होगा, ठीक है, शत्रु का शत्रु मित्र होगा, यानी आपको हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, अपने शत्रुओं से लड़ने में किसी और की हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति का भी होता है, तो इच्छा पूर्ति वही कि मतलब हम अपनी एनिमीज को स्ले डाउन कर पाएंगे या नहीं, उनको ख़त्म कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो इसलिए 11th हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 1st हाउस, 11th हाउस जीत पाने के लिए, उसके बाद 8th हाउस और 6th हाउस भी इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये तो यहाँ पे मैंने अब ये तक आपको बेसिक बताया है। तो चलिए जल्दी से एक बार जो हिटलर साहब हैं उनका चार्ट देख लेते हैं, और उन्होंने जिस दिन सुसाइड किया वो डेट थी 30 अप्रैल 1945। तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया और इसी दिन क्यों किया, तो वो सारी बातें भी हम डिस्कस करेंगे अभी बस 2 मिनट बाद। तो एक बार उनका चार्ट देख लेते हैं। और मैं ये जो 3 कटिंग लेके आया हूँ आपके सामने ऑफिशियल साइट से हैं, इन साइट्स का मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो भी बातें यहाँ पे बताई गई हैं बिल्कुल 101% करेक्ट है, ऑथेंटिक सोर्स से ली गई हैं। और हिटलर जी के जो चार्ट है उसके ऊपर भी 101% ये बातें लागू होती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें जो कि यहाँ पे है, ये जो अगर सबसे पहला पॉइंट देखें तो यहाँ पे देखिए क्या बात लिखी है, एक सेकंड, यहाँ पे देखिए क्या बात लिखी है। ऑल्दो, ये वाला पॉइंट पढ़िए, ऑल्दो हिटलर feared and disliked his father, he was a devoted son to his mother। यानी जो हिटलर था अपने पिता से बहुत ज़्यादा डरता था, अपने पिता को बहुत ज़्यादा डिसलाइक करता था, लेकिन अपनी माता का एक भगत था, ठीक है, अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
तो ये कॉम्बिनेशन क्या हमें इनके चार्ट में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। इनका 8th हाउस देखिए, इनका 8th हाउस देखिए, इनके 8th हाउस में, इनके 8th हाउस में मेष राशि में मार्स बैठा है, ठीक है, सन बैठा है उच्च का होकर, यानी, और 9th हाउस हमारे पिता का होता है, 9th से 12th पढ़ता है, 9th से 12th पढ़ता है 8th हाउस, ठीक है। इसीलिए अपने पिता से इनका बैर था। 8th हाउस में अगर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट बैठा है, मार्स, सन, राहु, सैटर्न, ये सब अगर बैठे हैं और अगर अच्छी पोजीशन में है, और 9th हाउस में कोई शुभ ग्रह नहीं बैठा है, तो यहाँ पे पिता के लिए बहुत घातक साबित होता है, पिता के साथ उसकी नहीं बनती, ठीक है। एक तो जो पिता का कारक सूर्य है वो खुद से 12th में चला गया, दूसरा यहाँ पे नवमेश कौन है? शुक्र है, शुक्र भी खुद से 12th हाउस में चला गया, तो इसलिए पिता को ये नफरत करते थे, पिता से डरते थे, उनको पसंद नहीं करते थे, ठीक है। बट ही वॉज डिवोटेड सन टू हिज मदर। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि देखिए 4th हाउस में देखिए माता का कारक कौन है? मून, ये बैठा यहाँ पे मून, और यहाँ पे चतुर्थेश कौन है? चतुर्थेश खुद जुपिटर है, जुपिटर भी 4th हाउस में बैठे हैं, और काल पुरुष के कुंडली में जो जुपिटर है कर्क राशि में उच्च का होता है, 4th हाउस में उच्च का होता है, साथ में मून भी आ गया, साथ में केतु भी आ गया। केतु वही एक बहुत ही ज़्यादा डिवोशन को दिखाता है केतु, तो इसीलिए अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे ये, और अपने पिता से डरते थे। तो खैर चलिए, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं था, आगे देखते हैं। लास्ट ये जो 2nd एंड 3rd पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं इस वीडियो के। तो यहाँ पे देखते हैं कि नाजी जर्मनी कमिटेड मास मर्डर ऑन एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल। द नाजीज एंड देयर एलेज एंड कोलैबोरेटर्स किल्ड 6 मिलियन जूविश पीपल। जूविश पीपल मतलब यहूदी धर्म, एक जूविश धर्म होता है, अगर आपको नहीं पता तो। 6 मिलियन यानी 60 लाख, 60 लाख लोगों को इन्होंने मारा था। नाजी इनकी पार्टी थी, अगर आपको नहीं पता तो, जो नाजी एक पार्टी थी, इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसका लीडर एडोल्फ हिटलर था, ठीक है। एडोल्फ हिटलर के कहने से ही सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। ये एक डिक्टेटर थे, नो डाउट। तो इन्होंने 60 लाख लोगों को मरवा दिया था, यहूदी धर्म वालों को, ठीक है। और आप ये डाटा चेक कर सकते हो, 101% एक्यूरेट है, ठीक है। तो पूरी स्टोरी मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ, आप चाहो तो गूगल पे जाके या यूट्यूब पे किसी और वीडियो में हिटलर की पूरी स्टोरी सुन सकते हो, 60 लाख लोगों के बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। ऐसा क्यों किया था उसके बारे में भी अभी बात कर लेते हैं कि इन्होंने 60 लाख लोगों को क्यों मरवाया। दूसरे धर्म के थे, इनका खुद का धर्म अलग था, और इन्होंने जो ज्यूइश पीपल थे, ये एक धर्म होता है, दूसरे धर्म के लोगों को मरवा दिया था, कटवा दिया था, और काफ़ी अलग अलग तरीके थे, 3-4 तरीक़ों से इन्होंने 60 लाख लोगों को मारा था। तो क्या इनके चार्ट में ये चीज़ झलकती है? बिल्कुल झलकती है, अलग से दिखती है। तो अभी देखिए क्या था। जैसा कि मैंने बताया, इनके 4th हाउस में केतु, मून और जुपिटर है, और किस राशि में? धनु राशि में। धनु राशि वैसे भी धर्म की राशि होती है, ठीक है। और ऊपर से क्या हो गया? केतु आ गया यहाँ पे। तो 4th हाउस में जिसका भी केतु होगा, वो अपनी या तो माता से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जो ये करते थे, या फिर अपनी मदरलैंड से भी बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, देशभक्त होगा ऐसा इंसान। और साथ में 9th हाउस का भी इन्फ्लुएंस आ गया, काल पुरुष की 9th हाउस धनु राशि है यहाँ पे, यानी 9th हाउस धर्म, अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, ठीक है। और धनु राशि और मीन राशि में बस यही डिफरेंस है, 9th हाउस अटैक मोड में रहता है, ठीक है, अपने धर्म के लिए कुछ भी करने वाला। और 12th हाउस वाला स्पिरिचुअल होगा, काइंड ऑफ सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करेगा, अपने धर्म को छोड़ेगा नहीं, सभी धर्म की रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन ठीक है। और 9th हाउस वाला सिर्फ अपने धर्म से प्यार करेगा। तो इसीलिए अपने धर्म से इनको बहुत ज़्यादा प्रेम था, और दूसरे धर्म से इनको बहुत ज़्यादा नफरत थी, ठीक है। 10th हाउस में राहु आ गया इनका। एक कहावत भी है, राहु 10 में दुनिया बस में। तो दुनिया के ऊपर इसीलिए इन्होंने राज भी किया। और देखिए क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। और हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं यहीं पे 4th हाउस में ही,
केतु काटता है, जुपिटर जीव कारक है, ठीक है। तो जीवों को काटने वाला, जीवों को मारने वाला भी केतु जुपिटर हो सकता है, ठीक है, अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है तो, ठीक। और जैसे कसाई वगैरह होते हैं ना, उनके अंदर भी केतु जुपिटर और मार्स का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। अगर आपको किसी का चार्ट मिल जाए तो देख लेना। और देखिए 4th हाउस, जो काल पुरुष का 4th हाउस है, कर्क राशि है, कर्क राशि में इनका सैटर्न बैठा है। जब भी चंद्रमा और शनि का कुछ कनेक्शन बने तो वो इंसान साइको होता है। साइको इन द सेंस सन की, जिसको हम बोलते हैं, अगर एक धुन बंध जाए तो उसको फिर वो जल्दी से छोड़ नहीं पाता। जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो पहले खुद साइको बनते हैं, फिर दूसरों का इलाज करते हैं। तो जितने भी साइकेट्रिस्ट होते हैं उनका सैटर्न और मून का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन मिलेगा। हालांकि ये भी ज़रूरी नहीं है कि, क्योंकि देखिए सैटर्न तो 2.5 साल एक राशि में रहता है, 2.5 साल कर्क राशि में रहेगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2.5 साल में जितने भी बच्चे होंगे सब साइको ही होंगे। वो कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखिए, जो सैटर्न है वो कर्क राशि में है और मून खुद 4th राशि में बैठ गया, ठीक है, 4th हाउस में बैठ गया, इसलिए ये ज़्यादा डेंजरस हो गया। दूसरा, जो सन है उसकी दशम दृष्टि देखिए किसके ऊपर है, सन की, सैटर्न की, जो सैटर्न है, सैटर्न की दशम दृष्टि, 10th दृष्टि देखिए किसके ऊपर है, 8th हाउस के ऊपर है। और 8th हाउस में क्या क्या बैठा है, मार्स सन उचका होकर बैठा है। सन उचका है, मार्स खुद की राशि में, मेष राशि में बहुत ज़्यादा एक अग्रेशन देता है, हद से ज़्यादा अग्रेशन देता है। मार्स एरीज में हो या सन एरीज में, और वो भी अष्टम हाउस में चला गया। और इनका जो लग्नेश है वो भी अष्टम हाउस में चला गया। इसकी बात हम नेक्स्ट पॉइंट में करेंगे, लग्नेश की, ठीक है। तो सैटर्न की 10th दृष्टि इसकी मार्स के ऊपर हो गई, सन उचका हो गया, इनके ऊपर हो गई। इस वजह से इन्होंने जब एक बार लोगों को मारना शुरू किया तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखे। तो ये रीजन था इनका इतने बड़े लेवल पर मारने का। और देखिए एक धर्म त्रिकोण बोला जाता है, 1, 5, 9, जो 1st, 5th एंड 9th राशियाँ होती हैं, मेष, धनु और सिंह, ये धर्म त्रिकोण बोला जाता है। इनकी कुंडली में देखिए 7 प्लेनेट धर्म त्रिकोण में बैठे हैं, 7 प्लेनेट, ठीक है, 4 तो मेष में, 3 धनु में, 7 प्लेनेट, ठीक है, धर्म त्रिकोण में बैठे हैं। इस वजह से ये अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति एक बहुत ही उम्दा इंसान थे, बहुत ही देशभक्त इंसान थे, ठीक है। और देखिए अब चलिए सेकंड पॉइंट भी लगभग कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, इन्होंने सुसाइड क्यों की और किस कंडीशन में सुसाइड की, वो देखिए। एज सोवियत ट्रूप्स एंटर्ड द हार्ट ऑफ बर्लिन, हिटलर कमिटेड सुसाइड ऑन अप्रैल 30, 1945। यानी जैसे ही सोवियत ट्रूप, उस टाइप का जो रसिया था उसको सोवियत संघ बोलते थे हम, अगर आपको पता हो, तो जैसे ही सोवियत संघ की सेना ने बर्लिन में एंट्री की, जो जर्मनी की ये राजधानी है बर्लिन, बर्लिन में एंट्री की, हिटलर ने सुसाइड कर ली। रीज़न क्या था, क्योंकि हिटलर को पता चल गया था कि इसकी जो पोल है खुल चुकी है, कि कैसे 60 लाख लोगों को मार चुका है और ये काम कर रहा है। तो इसने सोचा कि अगर मैं किसी मिलिट्री के हाथों लग गया तो बहुत ही कड़ी सज़ा देंगे, तड़पा तड़पा कर मारेंगे। तो इसलिए इन्होंने खुद सुसाइड कर ली, इनकी वाइफ ने भी सुसाइड कर ली, ठीक है। तो सुसाइड क्यों की, क्योंकि इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा मजबूत थे, दुश्मनों से घिर गए थे। मैंने अभी 5 मिनट पहले आपसे डिस्कस किया था, 8th हाउस में जितना कमज़ोर प्लेनेट होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, आपके दुश्मन उतने कमज़ोर पड़ जाएंगे। लेकिन इनका देखिए मार्स उचका है, और मार्स स्वराशि का है, एरीज का है, और सन उचका है, और लग्नेश भी अष्टम भाव में है। इसलिए इनके दुश्मन बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए, लग्नेश कमज़ोर हो गया, इसीलिए ये दुश्मनों से घिर गए और आखिर में इन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। और एक वीडियो मैंने पहले भी बना रखी है कि इंसान सुसाइड कब करता है, वो कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे दिख रहा है।
ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था कि या तो लग्नेश या फिर जीव कारक, लग्नेश या जीव कारक आपका केतु के प्रभाव में हो, तो यहाँ पे इसका जीव कारक जुपिटर और मन का कारक मून दोनों केतु के प्रभाव में है। ठीक है, फिर मैंने बोला था राहु और मार्स में से या दोनों में से कोई 6 या 8 से कोई कॉम्बिनेशन बनाए और सैटर्न का उनके साथ कुछ कॉम्बिनेशन हो। तो यहाँ पे देखिए मार्स अष्टम भाव में मरकरी के साथ है और राहु मरकरी की राशि में बैठा है, तो ये भी एक टाइप का कंजंक्शन माना जाता है और सैटर्न दशम दृष्टि से इसको देख रहा है, इसलिए इनकी कुंडली में भी सुसाइड का योग बन रहा है। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो जो वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है उसमें एक लड़की ने सुसाइड किया था, वहाँ पे मैंने डिटेल में एनालाइज किया था कि कोई इंसान सुसाइड कब करता है, तो ये वहाँ पे आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे भी 8 प्लैनेट इन्वॉल्व हैं, 8 नहीं लगभग 7 प्लैनेट इन्वॉल्व हैं इसकी सुसाइड के जिम्मेदार जो हैं। अगर हम सन और वीनस को छोड़ दें, अगर हम सन और वीनस को छोड़ दें तो बाकी के 7 प्लैनेट एक दूसरे से कनेक्टेड है और डेथ से कनेक्टेड है। ठीक है, 8वां घर हमारा एकदम से आने वाली परेशानियों का है। ठीक है, जो एकदम से परेशानी आती है तभी इंसान सुसाइड करता है, अगर धीरे धीरे आए ठीक है तो इंसान इतना ज़्यादा बौखलाता नहीं है। जब एकदम से कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाता है तब जाकर इंसान सुसाइड करता है, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, सडन चीज़ों को 8th हाउस दिखाता है। ठीक है, एक लास्ट बस 2 मिनट और लूँगा मैं आपके, ये और देख लेते हैं कि इसने जिस तारीख को 30 अप्रैल 1945 को जो सुसाइड की थी उसी दिन क्यों की थी। ये मैंने उस वीडियो में भी बताया है जिसमें वो लड़की सुसाइड करती है, उस वीडियो में भी डिटेल में एनालिसिस किया है, तो एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, ये तो उनका बर्थ चार्ट है। ठीक है, और ये 30 अप्रैल के दिन का गोचर है जिस दिन उन्होंने सुसाइड किया था। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मंगल है 7th हाउस से जा रहा है इनके, लेकिन मंगल की चौथी दृष्टि, देखिए मंगल यहाँ पे बैठा है, इनका गोचर का मंगल यहाँ पे है, मंगल की चौथी दृष्टि राहु पे जा रही है, मंगल की चौथी दृष्टि राहु पे जा रही है और राहु के ऊपर से राहु जा रहा है और शनि जा रहा है, और गोचर का केतु इनके जुपिटर और मून के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने उस दिन सुसाइड की थी, और सूर्य भी मार्स के ऊपर से जा रहा है, गोचर का जो सूर्य है वो मार्स के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, अगर आप डिटेल में समझना चाहते हो ये चीज़ें तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो वीडियो में सारी चीज़ें बताई गई हैं यहाँ से आप खुद के लिए आप देख सकते हो कि आपके दुश्मन आपको परेशान करेंगे या आप अपने दुश्मनों को परेशान करोगे, ये चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे देखिए इनका जो लग्नेश है वो अष्टम भाव में चला गया, कमज़ोर पड़ गया। इनका जो 11th हाउस है इसको कमज़ोर ही बोलेंगे हम, क्योंकि सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट है और वो चंद्र राशि में, अगर यहाँ पे ये कुंभ राशि में, मकर राशि में या मित्र राशि में होता तो भी इसको कुछ हेल्प मिलती, लेकिन मैंने वही बोला ना, फ्रेंड से हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितना बचाव हो पाएगा, तो कुछ हेल्प तो, यानी ये कम से कम 15 से 20 साल तक पावर में रहा है, तो एकदम से तो सब कुछ नहीं हो गया, हेल्प मिली भी थी इसको इनिशियल स्टेज पे, लेकिन बचा नहीं पाए क्योंकि 11th हाउस एफ्लिक्टेड था। ठीक है ना, और एक इसका जो सस्टेस है 11th हाउस में चला गया, यानी सस्टेस खुद से षष्ठ भाव में चला गया, तो वो भी एक नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। तो ओवरऑल यही है कि अगर आपका लग्नेश 6ठा भाव और 11वां भाव बहुत अच्छा है तो आप परेशान करोगे अपने शत्रुओं को। ठीक है, और अष्टम हाउस आपका कमज़ोर होना चाहिए। अब अष्टम हाउस आपका कमज़ोर होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ शत्रुओं के नज़रिए से, ये बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है अष्टम हाउस आपका कमज़ोर है तो शत्रुओं के ऊपर तो जीत दिला देगा, लेकिन हो सकता है लाइफ में कोई और नेगेटिव इफेक्ट उसका दिख जाए, या फिर जो अष्टम हाउस है अगर वो मजबूत है तो हो सकता है शत्रुओं से तो आप हार जाओ, लेकिन हो सकता है बाकी बहुत चीज़ें आपके पास हो, आपके पास अपनी जो ज़मीन जायदाद है, पैतृक ज़मीन जायदाद है वो बहुत अच्छी हो, क्योंकि अष्टम हाउस पैतृक जायदाद का होता है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो या फिर कोर्स सीखना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। 2 साल का कोर्स मैं करवा रहा हूँ। 2-4-10 दिन में किसी को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती। अगर आपको ढंग से एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, एस्ट्रोलॉजर बनना है, तो इस कोर्स में ज़रूर एनरोल करें। 2 साल का ये कोर्स है, 1-1 घंटे की क्लास होती है। तो अगर आप सीखना चाहते हो और या कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।